नमस्कार, सवाल 10 बजे देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रितु। आज हम बात करने जा रहे हैं उस युद्ध की, उस जंग की, उस संघर्ष की जिसमें पिछड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। हॉर्मुज की भी बात करेंगे और हॉर्मुज को लेकर एक बार फिर से दुनिया की राजनीति में नया उबाल सामने आया। एक नई आग जो है भड़कती हुई नजर आ रही है। दुनिया के सबसे संवेदनशील, सबसे क्रूशल कहे जाने वाले समुद्री रास्ते, इस स्ट्रेट की बात करें, हॉर्मुज को लेकर कहें तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी रणनीति पूरी तरीके से बदल दी है। नहीं बदला, नहीं, इसमें गुत्थियां आप सामने आ रही। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका अब इस इलाके में ग्लोबल चौकीदार की भूमिका नहीं निभाने वाला। ट्रंप का तर्क या उनका ये बयान इस मायने में अहम हो जाता है क्योंकि उससे खाड़ी के देशों से आने वाले तेल की जरूरत नहीं है। यह पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही ट्रंप ने दो टूक शब्दों में कहा है कि जिन देशों को हॉर्मुज से तेल चाहिए वो अपने जहाजों की सुरक्षा खुद करे, अब अमेरिका सामने नहीं आएगा। अगर वहां युद्ध की स्थिति बनती है या रास्ता बंद होता है तो ये उन देशों की जिम्मेदारी है। ईरान पर 45,000 मौतों का आरोप भी लगा है। ये 7 बड़ी बातें जो हम आपको बता रहे हैं, परमाणु ताकत नहीं बनने देंगे। और साथ ही 5वीं बड़ी बात आपको बता देते हैं, समझौता नहीं तो तबाही तय है। और छठी और इंपॉर्टेंट बात ये, हॉर्मुज से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। 7वीं इंपॉर्टेंट और आखिरी बात कि सऊदी अरब हो, बहरीन हो, हम अकेला नहीं छोड़ेंगे इन प्रॉक्सीज को। ये उनके संबोधन से निकले वो शब्द थे जिन्होंने सभी के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित किया। अमेरिका अब अपने सैनिकों और अरबों डॉलर के जो सहयोग है उसको लेकर सीधे वार करना चाह रहा है। दूसरों के व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए दांव पर नहीं लगाएगा। दुनिया भर की नजरें अब इन दिनों हॉर्मुज की लहरों पर टिकी हुई है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के एक ताजा बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर अपना मूड बदल दिया है, स्टांस चेंज कर दिया है। उनके इस बदलते रुख से संकेत मिल रहे हैं कि खाड़ी में जारी तनाव फिलहाल थमने का नाम नहीं लेने वाली है। क्या दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर आगे बढ़ रही है? क्या पूरी इंसानियत पर इसका दंश जो है वो हम देख पाएंगे? और आने वाले समय में भविष्य में क्या होने वाला है? क्योंकि ट्रंप मानकर चल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 हफ्ते और इसी में ईरान निपट जाएगा, ईरान खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहले से ही सेना को उन्होंने घुटनों पर ला दिया, ऐसा उनका बयान है। लेकिन इस बारे में अगर देखें और एक्सपर्ट्स की राय माने तो मुंह की खानी पड़ी है ट्रंप को। क्योंकि भारी भरकम और अरबों खरबों के जो इन्होंने अपने जंगी बेड़े से मिसाइलें निकाली वो तो नेस्तनाबूद हो गए, हवा में ही फिसड्डी साबित हो गए। और इस बीच सामने आया एक बयान जो कि डोनाल्ड ट्रंप का पक्ष, संबोधन और इन तमाम चीजों को एक्सपोज करता है। अब चलिए हॉर्मुज से पीछे क्यों हटना चाह रहे ट्रंप, उनके कारण आपको गिनवा देते हैं। पहला, युद्ध को लंबा खींचना नहीं चाहते। यही रणनीति जो रूस और यूक्रेन के बीच चल रही है। आप देखिए, रूस खुद को टिकाए हुए है और गोरिल्ला वॉरफेयर में अमेरिका अपने टांगों को नहीं घुसाना चाहता। दूसरा कारण, हॉर्मुज खुलवाने के लिए अमेरिका को जटिल सैन्य अभियान चलाना पड़ेगा, यानी कि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और अगर भविष्य में ऐसी तस्वीर बनती है तो ये पूरी दुनिया के लिए, साथ साथ अमेरिका के लिए भी बड़ा दंश रहेगा। तीसरा कारण, हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ 1% तेल ही यूएस को आता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव आप देखिए और इन तमाम चीजों के बीच हॉर्मुज की स्थिति को देखिए। अगर 1% तेल ना भी आए तो अमेरिका के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा ट्रंप जानते हैं और समझते हैं। चौथा कारण अब समझिए, यूरोपीय देश हॉर्मुज पर मदद से पीछे हट गए। तमाम नेटो कंट्रीज के बयान आपने देखे जिसमें ब्रिटेन क्या पक्ष रख रहा है, फ्रांस क्या पक्ष रख रहा है, अलग अलग पक्ष, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। पांचवा कारण, हॉर्मुज के चलते यहां पर यू टर्न लेना पड़ रहा है और ये जंग में पीछे ले जा रहा है। छठा कारण आप देखिए, ट्रंप का दावा है कि ईरान में उनके उद्देश्य पूरे हो चुके हैं, जो वो करना चाहते थे वो कर चुके हैं अचीव। अपने टारगेट्स को पूरी प्रिसाइज अंदाज में हिट कर लिया है। लेकिन जो दुनिया भर में इस वक्त चर्चा है
वो ये कि क्या नेटो से अलग थलग पड़ गए, और साथ ही साथ देश के भीतर विरोध, इसके साथ ही साथ ईरान की मार, हॉर्मुज बंद हो जाना, बबल मंडेप पर खतरा बढ़ना और पूरी दुनिया में थू थू होना, ये कारण है। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बताया जा रहा है कि 77 साल बाद नेटो से अलग हो सकता है अमेरिका, और ट्रंप ने नेटो को कागजी शेर इससे पहले बताया था। जरूरत के वक्त पर नेटो ने अमेरिका का साथ नहीं दिया, हाथ छुड़ाकर पीछे भाग गए, और नेटो ने अमेरिका का साथ देने से इसलिए इनकार किया क्योंकि नेटो देश ये मानते हैं कि ये लड़ाई उनकी नहीं, लड़ाई अमेरिका की, इजराइल की है। वो बदस्तूर अपनी लड़ाई लड़े, लेकिन इसमें नेटो देश अपने पैरों को नहीं घुसाने वाले, कोई हिस्सेदारी उनकी नहीं रहने वाली। कुल 35 देशों ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर आज बड़ी बैठक भी बुलाई है। नेटो से बाहर निकलने पर अमेरिका विचार कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे कि क्या ये प्रॉक्सी वर्सेस प्रॉक्सी वॉर अब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के रूप में तब्दील हो रहा है। हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ सबसे पहले आपको करवा दूं। मेजर जनरल अनुज माथुर सर हमारे साथ कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर रिटायर्ड हमारे साथ कनेक्ट है, और साथ ही साथ कर्नल हिमांशु सिंह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ कनेक्ट है, और डॉक्टर अजिताभ जी हमारे साथ कनेक्ट है, विदेश मामलों के जानकार हैं। और सबसे पहला सवाल माथुर जी आप ही से, ये तेल का खेल है या ये जंगी बारूद है? हम देख रहे हैं नेटो से अलग होने को लेकर आज मीटिंग भी होने वाली है, तो ये कुल मिला के माना जाए, अगर मैं पॉइंटर्स आपके सामने रखूं, एक तो देश के भीतर विरोध, एक देश के बाहर विरोध, एक ईरान से मार पड़ना, तीसरा हर फ्रंट पर घिर जाना, चाहे वो बब अल मंडेब हो, तेल के व्यापार हो, प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए जो प्रेशर बनाया जा रहा हो पूरे जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में ट्रंप पर, और थू थू तो हो ही रही है। ये तमाम चीजें हैं कि आज के संबोधन को आपने सुना होगा, क्या निकाला आपने, लब बोलो आप इसका। जय हिंद ऋतु। देखिए, आज का संबोधन जो उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई सारे अपने वक्तव्य दिए हैं, उनका एक संकलन मात्र है, भी नया नहीं था। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा उनके संबोधन में कुछ भी नया नहीं था। आपके प्रश्न का उत्तर दूं उसके पहले मैं एक आपकी जो लिस्ट थी 7 कारण जो हॉर्मुज के दिए, उसमें 8वां कारण भी जोड़ना चाहता हूं। देखिए, हॉर्मुज के बंद रहने से अगर किसी देश को लाभ होने की संभावना है तो वो अमेरिका है, क्योंकि जो लोग इस तेल की मार से अपने आप को बुरी तरह से फंसा हुआ पा रहे हैं, वो लोग बाध्य हो सकते हैं अमेरिका से महंगा तेल खरीदने के लिए। तो ये भी शायद एक वजह हो सकती है कि वो चाहता है कि ये तो बंद रहे ताकि लोग मेरा तेल खरीदें, और ये बात उन्होंने छुपे शब्दों में कह भी दिए कि भाई या तो आप अपने आप खुलवा लो वरना मेरे से तेल खरीद लो। तो ये एक मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट इशू है। जहां तक सवाल ट्रंप के बात करने का है, देखिए, ट्रंप ने बहुत ज्यादा ईरान को नुकसान पहुंचाया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ट्रंप ने और इजराइल ने मिलकर के, और उनकी जो कन्वेंशनल फाइटिंग कैपेबिलिटी है, चाहे वो नेवल फोर्सेस की हो, चाहे वो एयर फोर्सेस की हो, एयर डिफेंस की हो, या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की हो, उसको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस स्ट्रेटेजी से ईरान ने अपना इस युद्ध को शुरू किया था, उस स्ट्रेटेजी की वजह से वो आज भी उस अमेरिका के ऊपर हमले कर पाने में सक्षम हो पा रहा है। हाँ। एक बात पर माथुर जी एक चीज और, ये कहा जा रहा है यू टर्न का जिक्र हो रहा है, बट मैं आपसे समझना चाहती हूँ ये यू टर्न है या ये वो ट्रायंगल बन रहा है? जैसे हम आमतौर पर बात करते हैं जंग और इश्क की, तो कहा जाता है जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। अभी हम देखते हैं कि एक वॉर ट्रायंगल सा बन रहा है, क्या ये वापस बैक टू स्क्वायर वहीं पर आने वाले हैं हम? बिल्कुल। देखिए, मेरे को ऐसा लगता है कि ये युद्ध इस स्थिति में पहुंच गया है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप इसको खत्म कर पाने में सक्षम मुझे लगता है नहीं है। दूसरा, इस युद्ध को छोड़ के भी आ पाने में सक्षम नहीं है। अगर मान लीजिए वो इस युद्ध को छोड़ के आते हैं तो मैसेज दुनिया में क्या जा रहा है? मैसेज दुनिया में ये जा रहा है कि पश्चिम एशिया से अमेरिका का प्रभुत्व जो है वो समाप्ति की ओर अग्रसर है। पश्चिम एशिया से अगर अमेरिका का प्रभुत्व खत्म हो गया, हाँ। आप सोच नहीं सकते कि आर्थिक तौर पे अमेरिका को
क्या हो सकता है। इट कैन प्रूव टू बी ए कैटास्ट्रोफी, इकोनॉमिक कैटास्ट्रोफी अमेरिका के लिए। एग्जैक्टली आप हाँ। पेट्रो डॉलर जिसके ऊपर वो पूरी तरह से आधारित है, उसको कहीं ना कहीं ऐसी मार पड़ने वाली है अगर उनको वेस्ट एशिया छोड़ के जाना पड़ा, जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। इस वजह से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हम बार बार ये कह रहे हैं कि ट्रंप निकलने वाले हैं, युद्ध खत्म करने वाले हैं। उन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर वहां और भेज दिया, उन्होंने 3 एम्फीबियस क्राफ्ट वहां पर और भेज दिए, उन्होंने अपना एक एयरबोर्न डिवीजन और भेज दिया। तो ये जो इंडिकेटर्स हैं वो वापसी के तो कहीं भी नहीं लग रहे मेरे को। हर प्रकार से वो दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को बदला है। और ये जो मैं बता रहा था, कल भी कहा था मैंने, कि ये जो टाइम उन्होंने का दिया है, ये उन्होंने टाइम दिया नहीं है, ये टाइम उन्होंने लिया है। लिया और है, वो मतलब टाइम ये उन्होंने तैयारी इसलिए कर रहे लिया हैं, है, ये दुनिया को दिखा बिल्कुल रहे वो हैं कि ये तो करेंगे। चीजें हमने सॉफ्टन कर दी है, पर ये सॉफ्टन हुई है, ट्रांसपेरेंट हुई है, या और ज्यादा धुंधली पड़ गई है, ओपेक बना दिया है ऐसे। मलिका जी से एक रिएक्शन। मलिका जी, हम देखते हैं कि अभी तक तो लड़ाई प्रॉक्सी वर्सेस प्रॉक्सी वाली चल रही थी कि एक प्रॉक्सी आता है दूसरे प्रॉक्सी के साथ लड़ाई करता है। हिजबुल्ला हम देख रहे हैं, एक तरफ इजराइल की तरफ से बैक टू बैक फायर हो रहा है उस संगठन पर, उसके इलाकों पर। लेबनान में हम देख रहे हैं क्या हो रही है तस्वीर। लेकिन अभी तक जो हम पूरी दुनिया में सुनते आए, वर्ल्ड ऑर्डर ऐसा चल रहा था कि अमेरिका का प्रॉक्सी इजराइल भी है। पर अभी मैं अगर दूसरे छोर से पूछूं आपसे, ऐसा हो सकता है कि क्या अभी जो पिक्चर दिख रही है हमें, उसमें अमेरिका ही इजराइल का प्रॉक्सी हो? लड़ाई तो इजराइल के है, लड़ तो बीच में अमेरिका कूद कूद के अपनी बढ़ा रहा है। बिल्कुल रितु जी, देखिए 1 महीने से ऊपर हो गए और आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा कि जैसे ही डील कोई भी ब्रोकर होती है या डील के कहीं भी ये लोग पास आते हैं, चाहे आप पिछले साल देखिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था, या उससे पहले हमने देखा कहीं ना कहीं जैसे 2015 में ओबामा जब प्रेसिडेंट थे, तो ईरान और अमेरिका ने एक डील साइन की थी जिसमें सिर्फ जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जिसमें सिर्फ 3 से 4% ही यूरेनियम एनरिच कर सकता था एब्सोल्युटली ईरान। उसमें हमने देखा जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने उस डील को स्क्रैप किया 2018 में, और ईरान ने अग्रेसिव होके 60% यूरेनियम एनरिचमेंट किया, और कहीं ना कहीं बाइडेन ने फिर उसको डायल डाउन करने की जैसे ही कोशिश की, एक डील ब्रोकर करने की फिर से कोशिश की अपने फर्स्ट टेन्योर में, हमने देखा कि वैसे ही पैरेलली 2021 में इजराइल अटैक कर देता है 2021 में ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जैसे ही देखिए इजराइल सीरिया 2.0 बनाना चाहता है कहीं ना कहीं ईरान को भी, क्योंकि ईरान ने शुरुआत से हिस्टोरिकली ना केवल कभी तो एक तो अब्राहम अकॉर्ड साइन ही नहीं किया, दूसरी चीज कभी भी इजराइल को एज अ सॉवरेन नेशन देखा ही नहीं है, उसने उसको मान्यता ही नहीं दी है, कभी उसके एग्जिस्टेंस को ही मान्यता नहीं दी है। तो कहीं ना कहीं इजराइल हमेशा ईरान के खिलाफ रहा है, हमेशा से ही ईरान के खिलाफ रहा है, और वो चाहता है कि सीरिया 2.0 बन जाए। एक ओपनिंग रिएक्शन ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग बताइएगा, आगे जानकारी भी दीजिएगा। हिमांशी जी, एक सवाल मेरा आपसे, मोसाद का एक ऑपरेशन था, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, उसके बारे में आप जितनी दफा पढ़ेंगे उसमें युगांडा में जैसे विमान को लेके गए हाईजैकर्स, वहां पर एक मिशन चलाया गया, विदिन मिनट्स वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मिग फाइटर्स जो लगे हुए थे एयरपोर्ट पर, उसे उड़ा करके इजरायली टीम निकल गई। तो क्या इतना आसान था? ये कर तो ये भी सकते थे ईरान के ऊपर, लेकिन क्या दिखा कुछ और जाया जा रहा है और हो कुछ और रहा है, ऐसा है क्या? अनम्यूट कीजिएगा। देश की परिस्थिति, प्लीज। हर देश की परिस्थिति, हर देश की स्थिति, भौगोलिक स्थिति, रणनीतिक स्थिति अलग अलग होती है। एक टेम्पलेट आप एक वॉर में लगाते हैं या एक ऑपरेशन में लगाते हैं, वो दूसरी जगह एज इट इज नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि स्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। ठीक है। और युद्ध में आपको जाने से पहले या ऑपरेशन में जाने से पहले वॉर गेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और अगर आप ईरान को देखें तो ईरान तो इराक की बगल में है, और इराक में भी हमने ऑपरेशंस देखे हैं। हाँ। और जिस तरीके से वहां पर ऑपरेशंस हुए थे, तो वहां का इलाका बहुत रेतीला, मैदानी, रेगिस्तानी इलाका है। लेकिन जो ईरान है, ईरान भौगोलिक स्थिति से एक नेचुरल फोर्ट्रेस है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं समुद्री सीमाओं की, तो उसको जिस बेहतरीन तरीके से IRGC ने गार्ड किया हुआ है, विद नेवल माइंस, विद फास्ट अटैक बोट्स, विद मरीन मिसाइल्स, तो ये इस तरह का ऑपरेशन वहां पर संभव नहीं है।
ओके, बूट्स ऑन ग्राउंड एक सुसाइडल मिशन होगा। ठीक है। इन्होंने जो कुर्द लोग हैं उनको लेकर कुछ ऑपरेशंस कराने की कोशिश की थी और उसी समय ईरान ने अपने मिसाइलों से उनको जवाब दे दिया था। तो स्थिति बहुत भिन्न है। अमेरिका और इजराइल तो क्या आप कह मिलकर रही हैं इस कि तरह हाथों हाथ इसे दूसरे देशों ने भी लपका है? सऊदी ने जो बैक स्टैबिंग की है ये वो भी हाथों हाथ ही ले रहा था। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? No, what I'm saying is every situation demands a different kind of operation. You cannot have the same template everywhere. अगर हम ईरान की बात कर रहे हैं तो ईरान की स्थिति, ईरान के लोगों का जज्बा, ईरान की स्ट्रैटेजी इज वेरी डिफरेंट। देखिए वहां की जो संसद है जिसको मजलिस कहा जाता है जी, वहां पर 95% लोग पीएचडी हैं और उनका साइंटिफिक माइंडसेट है, उनको स्टेम सेल, उनको मिसाइल्स की जानकारी बाकियों से बेहतर है और उन्होंने हर एक प्ले बुक को, अमेरिका की हो चाहे इजराइल की हो, स्टडी किया है। तो अभी आप देखिए इतने हमलों के बाद भी उनका मोज़ेक सिस्टम इंटैक्ट है। अब ये भी कहा जा रहा है कि आईआरजीसी हैज टेकन ओवर, सो दैट मींस दे आर वेरी क्लियर अबाउट हाउ दे आर गोइंग टू बी प्रोसीडिंग इन दिस वॉर फर्दर। तो उसमें कोई ग्राउंड ऑपरेशन या ऐसे छोटे ऑपरेशन से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। जब आपने उनकी लीडरशिप को भी एलिमिनेट कर दिया उसके बाद भी दे आर कमिंग ऑल आउट। सो रितु जी, इट इज अ वेरी डिफरेंट ऑपरेशन। अमेरिका ने ऐसा ऑपरेशन पहले नहीं किया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।